कैसे हो सभी प्यारे बच्चों। जैसा कि अपन ने लास्ट क्लास के अंदर इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कवर किए थे, आज उसी प्रोसेस को अगर आगे बढ़ाते हैं अपन, तो आज शुरू करेंगे अपन ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स से पहले मैंने तुम्हें बताया था कि लास्ट क्लास में मैंने जहाँ छोड़ा है उसी से आगे मैं कंटिन्यू करूंगा, चाहे फिर वो क्वेश्चन पे ही मैंने लाके तुमको क्यों ना छोड़ा हो। स्टार्ट करें, शुरू करते हैं। तो बच्चों, अब जो अपन कवर करना चाह रहे हैं वो है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ जीरो, जो अपन ने लास्ट क्लास में ड्रॉ किया था। अब उसको कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि अपन ने मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन द ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात की है। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में पहले ये पता तो कर ले कि फिनोमिना चलेगा क्या। तो मैं जैसे एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यहाँ ड्रॉ करता हूँ प्यारे बच्चों। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गई मेरे पास में कुछ इस तरीके की। मैंने ले ली 3x3 की एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ले लिया। जैसे लेट सपोज ए बी सी 0 0 0 सी डी ई एफ, लेट सपोज, करेक्ट। तो ये हो गया बेटा डी ई एफ। आया समझ। अब इस मैट्रिक्स के अंदर कितने मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस पॉसिबल है, कितने नंबर ऑफ मिनिमम जीरोस पॉसिबल है, वो अगर मैं यहाँ बात करने जाऊँ तो उसके लिए मेरे को पहले ही देखना पड़ेगा कि टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज कितना है। तो टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज कितना हो गया प्यारे बच्चों, एन स्क्वायर। अंडरस्टूड है। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि एन स्क्वायर में से अगर मैं डायगोनल एलिमेंट्स हटा दूं, जितना ऑर्डर होगा उतने ही एलिमेंट्स डायगोनल के अंदर होंगे। अगर 3x3 की मैट्रिक्स है तो 3 एलिमेंट होंगे। 4x4 की मैट्रिक्स है तो 4 एलिमेंट होंगे डायगोनल में। 2x2 की मैट्रिक्स है तो डायगोनल में 2 एलिमेंट होंगे। क्या ये फंडामेंटल सभी को समझ में आया? अब अगर ऐसा है तो एलिमेंट्स एलिमेंट्स इन लोअर और अपर ट्राइंगल विल बी इक्वल टू एन स्क्वायर टोटल एलिमेंट्स में से डायगोनल एलिमेंट माइनस कर दूं तो हमारे पास में टोटल लोअर ट्राइंगल और अपर ट्राइंगल के नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। नाउ 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 एलिमेंट्स इन वन ऑफ द लोअर और वन ऑफ द लोअर और अपर ट्राइंगल में कितना होगा। तो इसका मतलब ये टोटल दोनों ट्राइंगल के मिला के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए। अगर मैं ये लोअर ट्राइंगल और अपर ट्राइंगल में मुझे पता है दोनों सिमेट्रिकल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो इसका मतलब अगर आधा कर दूं तो मेरे पास में एक ट्राइंगल के नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो कितना हो गया प्यारे बच्चों, n इंटू एन माइनस 1/2 ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। अब वो क्या पूछना चाह रहा है, वो पूछना चाह रहा है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस। मिनिमम कितने जीरोस होंगे ट्राइंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 ऑर्डर की ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। अब ये लोअर ट्राइंगल है या अपर ट्राइंगल है, नंबर ऑफ मिनिमम जीरोस। तो मिनिमम जीरोस, मैक्सिमम तो क्या हो सकता है, मैक्सिमम तो हमारे पास डायगोनल को छोड़ के दोनों ही जीरो हो जाए तो वो मैक्सिमम की कैटेगरी में हो जाएगा। बट हमें क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए। तो मिनिमम एक ट्राइंगल तो जीरो होना चाहिए ना। हेंस मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस will be equal to n into n minus 1/2। और n into n minus 1/2 में हमें क्या पुट करना है प्यारे बच्चों, n की जगह है 4। तो ये हो गया 4 into 4 minus 1/2 कमिंग आउट टू बी 6। समझ में आ गई कि नहीं ये बात? क्या ये फंडामेंटल सभी बच्चों को क्लियर हुआ कि वो कह रहा है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, कितने मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस होने वाले हैं हमारे पास में। क्योंकि ऑर्डर ध्यान रखना 4 है, 3 नहीं है। 3 होता तो 3 आंसर आता। वो 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए कह रहा है कि उसमें एंट्रीज कितनी हो जाएंगी, फिर टोटल 16 एंट्रीज हो जाएंगी प्यारे बच्चों। टोटल 16 एंट्रीज हो जाएंगी। समझ में आ रही बात? तो जो लोअर ये आपका डायगोनल एलिमेंट बनेगा और ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे लोअर ट्राइंगल और अपर ट्राइंगल के अंदर। समझ में आएगी नहीं ये बात? अगर यहाँ तक फंडामेंटल समझ में आता है तो आगे चलते हैं। आगे कह रहा है वो 6 ऑर्डर की मैट्रिक्स। तो 6x6 की मैट्रिक्स के अंदर अपन क्या जानते हैं, 6x6 की मैट्रिक्स के अंदर भैया 1 2 3 4 5 6, एक रो के अंदर 6 एलिमेंट होने वाले हैं। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। और यहाँ थोड़ा सा इसको इरेज करके हम 6 बना देते हैं।
4 और ये हो गया 6। ठीक है, तो ऐसे इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, 36 एलिमेंट्स होंगे। तो अपने को तो चाहिए मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट। वो कह रहा फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन अ डायगोनल मैट्रिक्स। अब ये बात ध्यान रखना, डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट के अलावा अलावा जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब जीरो होंगे, ध्यान रखना, डायगोनल मैट्रिक्स सही है। तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन अ डायगोनल मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू, कितना होने वाला है प्यारे बच्चों यहाँ पे, मुझे पता है टोटल एन स्क्वायर में से एन माइनस कर दूंगा तो वो सारे जीरोज ही होंगे। तो कितना हो गया, एन स्क्वायर माइनस एन। तो 6 रखो यहाँ पे, 6 स्क्वायर माइनस 6 आंसर कितना हो जाएगा बेटा, 36 - 6 30 आंसर। क्या ये फंडामेंटल समझ में आया? अगर ये फंडामेंटल समझ में आता है तो हम आगे चलते हैं। आगे देखो क्या है, आगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट आया है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है, ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स की इक्वल कब होगी, कि इसका जो ऑर्डर है, इसका जो ऑर्डर है जिसको आप कुछ भी कह सकते हो, लेट सपोज m इंटू एन बोल दो इसको, इसको p इंटू क्यू बोल दो। तो ये m इंटू एन p इंटू क्यू के ऑर्डर के बराबर हो, यानी कि m p के बराबर हो और n q के बराबर हो, और साथ में a i j b i j के बराबर हो, देन देन ओनली यू कैन से देन दे आर इक्वल, इक्वल मैट्रिक्स। समझ में आई कि नहीं ये बात? क्या ये बात फंडामेंटल क्लियर हुआ? अब अगर ये मैट्रिक्स इक्वल है तो ये भी मैट्रिक्स इक्वल है, चेक कर लेते हैं कि इनके नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स बराबर है कि नहीं है। तो 1 2 3 1 2 3 सही है। तो 3 तो कॉलम हो गए, और रोज कितनी है, 2 है, तो यहाँ भी 2 है। तो इसका भी ऑर्डर हमारे पास में 2/3 मिल रहा है, और इसका भी ऑर्डर प्यारे बच्चों 2/3 मिल रहा है। तो एलिमेंट इक्वल हो जाने चाहिए। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, 2x प्लस वाई किसके बराबर हो जाना चाहिए, 3 के बराबर हो जाना चाहिए। यहाँ से x माइनस 2y किसके बराबर हो जाना चाहिए, x माइनस 2y बराबर हो जाना चाहिए 4 के। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? अगर ये बात समझ में आ जाती है बच्चों, तो अब इसी तरीके से a माइनस बी को 4 के बराबर कर देंगे, और 2a प्लस बी को -1 के बराबर कर देंगे। अब देखो ये तो बहुत सिंपल है, इसके लिए मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड यूज करने की जरूरत नहीं है, सीधा लीनियर इक्वेशंस है। सॉल्व करके इसको डायरेक्ट आंसर देंगे तो क्या बन जाएगा, देखो यहाँ से हम ले सकते हैं, ये हमने इनको सॉल्व किया, ऐड किया, 2a और a 3 हो गया बेटा, 3a बराबर आ गया 3 के, तो a की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 1 के। a 1 आ गया। अब अगर a 1 आ गया है तो यहाँ पुट कर दो, और यहाँ पुट करेंगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3। बोलो आया कि नहीं आया समझ में? a पुट करो इक्वेशन के अंदर, a कर पुट कर देंगे अपन 1 माइनस बी इज इक्वल टू 4, यू विल बी गेटिंग आंसर b इज इक्वल टू -3। पुट करके भी देख लो, 1 माइनस माइनस प्लस 3 कितना आ रहा होगा, 4। यहाँ 1 पुट करेंगे, ये -3 पुट करेंगे तो आ जाएगा आंसर -1। आ रहा है ना? अब आ जाओ इस वाली इक्वेशन पे। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि भैया इस इनके कोफिशिएंट इंटरचेंज हो गए। तो एक काम करते हैं, इसको इसको नहीं, इसको रीराइट कर लेते हैं। इसको तो एज इट इज लिखेंगे वापस, x-2y इज इक्वल टू 4, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कितना बन जाएगा भैया, ये बन जाएगा हमारे पास में 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, और आंसर कितना आने वाला है, 5x इज इक्वल टू 10, x की वैल्यू 2। आया कि नहीं आया समझ में? अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट कर दूं, अगर मैं x की वैल्यू बच्चों 2 पुट कर देते हैं, अगर यहाँ x की वैल्यू 2 पुट करें तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 4। क्या ये बात समझ में आया? 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 4, तो 2y की वैल्यू आ गई -2 के बराबर, तो y कितना आ गया प्यारे बच्चों, -1। आया आप लोगों को समझ में? इस तरीके से इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट आता है। अब इंपॉर्टेंट क्या है देखो, नेक्स्ट, द नंबर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 5 विद एंट्रीज फ्रॉम द सेट 0,1। ध्यान रखना, इसमें 11th का कॉन्सेप्ट लगने वाला है, क्या समझ में आ गया होगा ना? क्योंकि सेट के एलिमेंट इसकी मैट्रिक्स की एंट्री बन रहे हैं, और उसका भी ऑर्डर कितना है, 5 है भैया। उसका भी ऑर्डर कितना है, 5 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यस और नो? अब अगर ये 5/5 की मैट्रिक्स है हमारे पास में, इफ दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ 5 ऑर्डर 5, तो आप समझना इसमें जो एलिमेंट्स पॉसिबल है वो क्या बोल रहा है, दैट इज नथिंग बट 0,1। या तो आप 0 पुट कर सकते हो या 1 पुट कर सकते हो। अब बताओ, सच दैट द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ईच रो, हर रो के
हर रो का सिग्मा, हर रो का अगर मैं सम की बात करूं, हर रो का एलिमेंट्स के सम की बात करूं, सिग्मा की बात करूं, तो वो होना चाहिए 1। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? हर कॉलम, हर कॉलम के एलिमेंट्स का सिग्मा भी कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। समझ में आ रही बात? हर रो के एलिमेंट्स का सम भी 1 होना चाहिए, हर कॉलम के एलिमेंट्स का वन सम भी 1 होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्या हो गया उसमें? इंपॉर्टेंट ये हो गया, इसमें इंपॉर्टेंट बात ये हो गई, एक बार मैं यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक बना दूं, फिर आपको बताता हूं। देखो 5x5 की मैट्रिक्स बन गई। अब वो कह रहा है कि चाहे रो ले लो चाहे कॉलम ले लो, सारे एलिमेंट्स का सम कितना होना चाहिए? सिर्फ 1 होना चाहिए। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ 1 पुट कर देता हूँ। तो क्या आगे 1 आ पाएगा? नहीं आ पाएगा सर, एक बार 1 आ गया तो अब आगे 0 ही होगा। समझ में आ गई बात? क्या यहाँ 1 आ सकता है और किसी जगह? नहीं आ सकता। तो अब यहाँ 1 नहीं आ सकता, तो इसका मतलब यहाँ 1 नहीं आ सकता, यहाँ 1 नहीं आ सकता, यहाँ 1 नहीं आ सकता, यहाँ 1 नहीं आ सकता। तो अब नेक्स्ट रो में 1 कहाँ आएगा? इनमें से किसी एक पे आएगा। तो हाउ मेनी चॉइसेस आई एम हैविंग? 4 चॉइस। अब इन 4 में से कोई ना कोई एक ऑक्यूपाई हो जाएगी। मान लो ये ऑक्यूपाई हो गई, तो इसका मतलब इसमें नहीं आएगा। तो फिर मेरे पास कितनी सीट्स बची? 1 2 3। तो कितने स्पेसेस बचे? 3। अब इन 3 में से लेट सपोज मैंने इसे भर दिया, तो अब कितनी चॉइसेस बची मेरे पास में? 2 चॉइसेस बची ना। तो ये मान लो वो 2 चॉइसेस हो गई हमारे पास में, ये और ये हो गई। करेक्ट है? ये 2 चॉइसेस रह गई मेरे पास। अब मान लो मैंने ये भर दी, तो कितनी चॉइसेस रह गई? ये एक ही चॉइस रह गई। तो हाउ मेनी चॉइसेस आई एम हैविंग? फॉर सेकंड रो 4, फॉर थर्ड रो 3, फॉर फोर्थ रो 2, और फॉर फिफ्थ रो 1। समझ में आया? तो यहाँ कितनी चॉइसेस थी? 5। तो कुल मिला के हाउ मेनी मैट्रिसेस आई कैन हैव? तो कितनी मैट्रिसेस पॉसिबल है सच दैट द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ईच रो एंड ईच कॉलम इज 1 ऑलवेज? देन हाउ मेनी सच मैट्रिसेस आर पॉसिबल? स्क्वायर मैट्रिसेस कितनी पॉसिबल होंगी? अगर मैं इसको ए नाम दे देता हूँ, तो नंबर ऑफ ए कितने पॉसिबल होंगे? ऐसी कितनी मैट्रिसेस होंगी? वो होंगी हमारे पास 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। टोटल कितना आ गया बच्चों? 120, 120। 24 जैन 2024 25 का ये क्वेश्चन आप देखिए, कितना शानदार क्वेश्चन है, जिसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को उठा के मैट्रिक्स के अंदर लिया गया है। आ रही है बात समझ में? तो आगे देखो प्यारे बच्चों, आगे वो कह रहा था नंबर ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 by 3 whose entries are either 0 or 1 and the sum of all the entries is a prime number। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इसको, है ना। अब ये क्या कह रहा है कि भैया मेरे पास में, तो मेरे पास में भैया सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास में 3 by 3 की मैट्रिक्स है, 3 by 3 की मैट्रिक्स है, 3 by 3 की मैट्रिक्स है। अब इस 3 by 3 की मैट्रिक्स में मेरे पास में भैया क्या लेके चल रहा है? एंट्री या तो 0 हो सकती है या क्या हो सकती है? 1। एलिमेंट या तो 0 हो सकता है या क्या हो सकता है? 1। क्या हो सकता है? 0 और 1, 0 और 1। तो 0 और 1 के अलावा कुछ नहीं हो सकता। अब वो क्या कह रहा है? दूसरी, द सम ऑफ ऑल द एंट्रीज, सारी एंट्रीज का सम। यानी कि अगर ये A11 से लेके A33 तक है, तो सिग्मा ए आई जे, सिग्मा ए आई जे वो प्राइम होना चाहिए। आप एक छोटी सी चीज बताना मेरे को बच्चों, अगर आपको ये कहानी समझ में आ रही है। सिग्मा ए आई जे का मतलब समझते हो? सिग्मा ए आई जे का मतलब हो गया A11, A12, A13, ए प्लस A21, A22, A23 से लेके A33 तक का सम एक प्राइम नंबर होना चाहिए। प्राइम नंबर क्या क्या हो सकती है पॉसिबिलिटी? प्राइम नंबर हो सकता है 2, 3, 5, 7 और 11 एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। बट आप देखो मेरे पास में मैक्सिमम जो वैल्यू है मैं रख क्या सकता हूँ? मैक्सिमम 1। अगर मैं सब में भी 1 रख दूं, इफ ऑल एंट्रीज आर ऑल्सो, इफ ऑल एंट्रीज, इफ ऑल एंट्रीज आर 1, then max sum is 9, hence prime cannot be greater than 7। क्या ये बात समझ में आती है बेटा? प्राइम 7 से बड़ा नहीं हो सकता। समझ में आ गया? 7 हो सकता है, 7 से बड़ा नहीं हो सकता।
तो मेरे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी हो गई, या तो मेरी 9 में से एंट्री जितनी भी आ रही है कोई भी दो प्लेस पे मैं 1 रख दूं तो सम 2 हो जाएगा। 9 में से किसी भी 9 मतलब किसी भी 3 में अगर मैं 1 रख दूं तो सम 3 हो जाएगा। 9 में से किसी में भी मैं 5 पे 1 रख दूं तो सम 5 हो जाएगा। और 9 में से किसी पे भी किसी 7 पे अगर मैं 1 पुट कर दूं तो मेरा सम 1 हो जाए 7 हो जाएगा। आर यू गेटिंग इट? तो इसका मतलब क्या हुआ, तो अगर मैं 9 में से 2 प्लेस सेलेक्ट कर लूं और वहां क्या पुट कर दूं 1, तो मेरी मैट्रिक्स आ जाएगी। अगर मैं 9 में से 3 प्लेस सेलेक्ट करके कोई से भी 3 अगर मैं वहां रख दूं तो भी मेरा काम हो जाएगा। आप चाहो तो इसे ग्रुपिंग के कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, दोनों से आंसर सेम आने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 9C3 हो गया। और अगर मैं 9 में से बच्चों 5 9 में से 5 5 के अंदर अगर किसी भी 5 प्लेस पे अगर मैं 1 पुट कर दूं तो सम कितना हो जाएगा 5। तो ये हो जाएगा 9C5, ये हो जाएगा 9C7। इस तरीके से मेरे को इस प्लेसेस पे वैल्यू पुट करनी है। अब आप आराम से 9C2 सॉल्व कर सकते हैं। 9C2 का मतलब हो गया 9 × 8/2 फैक्टोरियल प्लस 9 × 8 × 7/3 फैक्टोरियल हो गया 3 × 2 = 6 प्लस 9 इंटू, अब 9C5 को मैं 9C4 भी बोल सकता हूँ। अगर मैं 9C5 को 9C4 बोलूंगा, 9C5 को 9C4 बोलूंगा तो ये लिखूंगा 9876 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। और लास्ट में क्या हो जाएगा बच्चों, वही 9C2 आ जाएगा दोबारा। तो ये हो जाएगा 9 × 8/2 फैक्टोरियल। आप आराम से इसको सॉल्व करें, जो भी इसका आंसर आ रहा है वो आप निकाल लें। समझ में आया? इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है? आप देखो डिफरेंस बिटवीन मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक, हमने मैट्रिक्स पढ़ लिया क्या होता है, हमने ये भी आइडिया लगा लिया कि क्यों मैट्रिक्स बनाई गई और उससे डिटर्मिनेंट कैसा का क्या सिग्निफिकेंस है। तो अब मैं आपके पास में दो चीजें लेके आता हूँ। तो देखो बेटा, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में फर्क क्या है। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में क्या फर्क है इसको हम चेक करते हैं। पहले हम चेक करते हैं कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में क्या फर्क है। ठीक है, अभी देखना बेटा, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का फर्क बताता हूं मैं फिर से। देखो, यहां लिखेंगे हम मैट्रिक्स, थोड़ा सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखते हैं। यहां लिखते हैं हम डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे पहला अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर अरे अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। करेक्ट। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, वेरिएबल्स और फंक्शन, उसे क्या बोलेंगे हम? अब ये अरेंजमेंट है, इस रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को एक दूसरा नाम दे देते हैं। वो क्या दे देते हैं बच्चों? अरे। अरे नहीं, वो वाला अरे नहीं जो हम एक दूसरे के लिए बोलते हैं। अरे, ARRAY, अरे। दिख रहा होगा, दिखा? अरे दिखा? हाँ। और ये डिटर्मिनेंट क्या है? स्केलर वैल्यू, स्केलर वैल्यू, स्केलर वैल्यू ऑफ गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ऐसे। इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? डिटर्मिनेंट डी, ऐसे। इसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स, इट इज स्ट्रक्चर्ड, इट इज स्ट्रक्चर्ड
अरेंजमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम। और ये क्या है भैया, ये है हमारे पास में न्यूमेरिकल कांस्टेंट वैल्यू। तो ये समझ में आ गई कहानी कि दोनों में डिफरेंस क्या है। एक्चुअली एक तरह का फंक्शन होता है मैट्रिक्स। जैसे हम लीनियर इक्वेशन पढ़ते हैं, स्ट्रेट लाइन को जो रिप्रेजेंट करती है लीनियर इक्वेशन, उन मल्टीपल लीनियर इक्वेशंस को किस फॉर्मेट में हम सोल्यूशन निकालेंगे, उस सोल्यूशन निकालने का तरीका है। जैसे आप 10th क्लास में एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ते हो, उसी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मैट्रिक्स मेथड आया है। अब मैट्रिक्स से फाइनल सोल्यूशन कैसे निकलेगा, उसमें हेल्प कौन करता है, डिटर्मिनेंट। तो determinant is the further process to find out the solution of a system of linear equations. Are you getting it? अब आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। अब मैं अच्छा, इसमें मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। एग्जांपल देखो बच्चों, एग्जांपल क्या है हमारे पास में। लेट सपोज मैंने एक मैट्रिक्स ले ली ए, ये मैट्रिक्स मैंने ले ली, लेट सपोज 1 - 1 2 3, ये मैट्रिक्स है। तो ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया, ये एक अरेंजमेंट है, इसकी वैल्यू निकालोगे तो वो वैल्यू डिटर्मिनेंट कहलाएगी, और दैट इज नथिंग बट 3 × 1 = 3। एक्सपेंशन बता देता हूँ, उसको पढ़ाएंगे भी अभी। 3 × 3 -2 × -1 इज कमिंग आउट टू बी 5। इज इट क्लियर? आ गई यहाँ समझ में? अब अगर ये बात आप लोगों को समझ में आती है तो देखो आगे मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस कैसे पढ़ेंगे अपन, कि मैट्रिक्स का ऑपरेशन किस तरीके से मैट्रिसेस पे ऑपरेट करने वाले हैं हम, ऑपरेशंस, अर्थमेटिकल ऑपरेशंस। देखो आप, तो सबसे पहले मैं लेके चल रहा हूँ, सबसे पहले लेके चलता हूँ एडिशन। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें भी सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, इसको रेप्लिकेट कर देता हूँ, वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है, काफी है। देखो, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कैसे होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात पहले तो ये समझो कि एडिशन मैट्रिसेस में पॉसिबल कब है। सबसे इंपॉर्टेंट, एडिशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन, एडिशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन, एडिशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, हाँ दो मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिसेस, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस इज सेम। क्या ये बात समझ में आई? अगर जिन दो मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं, जो 3 मैट्रिक्स ऐड कर रहे हैं या 4 मैट्रिक्स ऐड कर रहे हैं, अगर उनका ऑर्डर सेम है, देन ओनली वी कैन से कि उनका हम सम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने एक मैट्रिक्स ले ली, हमारे पास में ये मैट्रिक्स थी 1 2 3 4 5 6, लेट सपोज, समझ रहे हो। और एक मैट्रिक्स मैंने ले ली बी, और वो क्या हो गई हमारे पास में -1 2 2 0। अब इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है हमारे पास में 2/3, और इसका ऑर्डर है बच्चों 2/2। दिख रहा है सभी को? ये दो अलग अलग मैट्रिक्स हैं, जिसमें से एक का ऑर्डर 2/3 है और दूसरे का ऑर्डर कितना है प्यारे बच्चों, 2/2 है। क्या मैं इन दोनों को ऐड कर सकता हूँ? a प्लस बी इज नॉट पॉसिबल, a प्लस बी इज नॉट पॉसिबल सिंस ऑर्डर इज नॉट सेम। अब आप खुद समझना ऐसा क्यों हो गया। मान लो कि ए के अंदर किसी ने ये बुक्स रखी हैं, ये कॉपीज रखी हैं, ये पेंसिल रखी है, नंबर ऑफ काउंट्स हैं, ये नंबर ऑफ काउंट्स है बुक्स का, ये है नोटबुक्स का, ये है पेंसिल का। सेम इसी तरीके से बी कोई बंदा है, उसने अपनी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ काउंट रखे हुए हैं क्या, ये मान लो कि -1 की जगह 7 कर देता हूँ, ये लो, नंबर ऑफ काउंट ऑफ बुक्स है 7 2, और नोटबुक्स है 2 0, पेंसिल वो लाया ही नहीं। अब बताओ क्या पॉसिबल है इन दोनों को ऐड करना? अब आप बोल दो कि सर यहाँ 0 0 लिख दो ना, मैं मेरी मर्जी से क्यों लिखूं, हो सकता है वो जानबूझ के नहीं लिखना चाहता हो। तो वो दो मैट्रिक्स कभी भी ऐड नहीं होंगी जिनका ऑर्डर सेम नहीं होगा। समझ में आ गया?
अब यहाँ सर फिर कैसे ऐड होंगी वो तो बता दीजिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि ऐड कब होंगी। ऐड होने के लिए एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में ऐड कब होने वाला है, एडिशन कब होने वाला है वो देख लो। मान लो मैंने एक मैट्रिक्स ले ली ए और इसमें मैंने एलिमेंट रखा 7 0 3 4 और यहाँ मैं बी एक मैट्रिक्स ले ली जिसका ऑर्डर भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स टाइप ही है। वो मैंने ले लिया 1 -1 2 एंड 3। समझ रहे हो, ये मैंने लिख दिया। अब इन दोनों को कैसे ऐड करेंगे, जो फर्स्ट पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो फर्स्ट पोजीशन के एलिमेंट से ऐड होगा। जो सेकंड पोजीशन पे है यानी कि 1 2 एलिमेंट के साथ ऐड होगा। ये बात ध्यान रखना, A11 ऐड होगा B11 के साथ, A12 ऐड होगा B12 के साथ, A13 ऐड अगर 13 है तो, नहीं तो A21 ऐड होगा B21 के साथ, यही पॉसिबिलिटी है। A22 ऐड होगा B22 के साथ। समझ में आई कहानी? अगर ये कहानी समझ में आती है तो बच्चों A प्लस बी क्या बनने वाला है खुद देखो। A प्लस बी बन जाएगा हमारा 7 + 1 0 -1 0 + -1, ये हो जाएगा हमारे पास में 3 + 2 और ये हो जाएगा बच्चों 4 + 3। इस तरीके से चलेगा। समझ में आया? अब एडिशन आप फटाफट से कर दो, आप समझदार बच्चे हो। ये हो गया 8, ये हो गया -1, ये हो जाएगा 5 और ये हो गया 7। आया कि नहीं आया बच्चों समझ में? क्या ये बच्चों को समझ में आया? अगर ये बात बच्चों को समझ में आ जाती है तो आप लोगों को एडिशन समझ में आ गया होगा कब पॉसिबल है। अब एडिशन पे कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो प्रॉपर्टीज क्या है वो भी देख लो। वो प्रॉपर्टीज भी समझ लो आप। प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड टू एडिशन, प्रॉपर्टीज फॉर एडिशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में से एक पता होनी चाहिए ना प्रॉपर्टीज क्या है इसकी। तो अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करता हूं तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारे पास में। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हम लेके आ रहे हैं एडिशन के अंदर वो है कम्यूटेशन, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, ये सारी प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल है। कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल। अब ये बात ध्यान रखना, इफ ऑर्डर इज सेम, इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस इज सेम, ये जरूरी है। इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस इज सेम तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि a प्लस बी किसके बराबर होने वाला है, b प्लस ए के। सेकेंड हो जाएगा एसोसिएटिव, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है भैया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है कि आप अगर a प्लस बी प्लस सी लिख रहे हैं तो आप इसे a प्लस बी प्लस सी भी लिख सकते हैं। समझ में आया? इसी तरीके से एडिटिव इनवर्स भी होता है। एडिटिव इनवर्स एंड एडिटिव आइडेंटिटी, ये दोनों भी एग्जिस्ट करते हैं। इसके लिए बता देता हूँ, देखो कैसे। सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर मैं एडिटिव इनवर्स की बात करता हूँ तो रियल नंबर्स में एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता था, वो नंबर ऐड करो जिससे वो जीरो हो जाए। मान लो x मेरा कोई नंबर है, अब मैं x में क्या ऐड करूं कि वो जीरो हो जाए, ऑब्वियसली -x। यस और नो? तो a मैट्रिक्स और b मैट्रिक्स का सम अगर जीरो हो जाता है तो जीरो इज अ मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। देन b is said as additive inverse। समझ में आया बेटा? अब एक और चीज, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी जैसे हमने रियल नंबर्स में, रैशनल नंबर्स में पढ़ा था, आप लोगों को पढ़ाया था हमने, तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। रियल नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि एक नंबर x में क्या ऐड करें कि वो नंबर ही वापस आ जाए। तो व्हाट शुड आई ऐड
व्हाट शुड आई ऐड। अब अगर मैं नंबर की बात कर रहा हूँ, सपोज करो कि मैं नंबर की बात करूं, एक्स में क्या ऐड करें कि वो एक्स बना दे, तो आप खुद बताओ वाई को क्या होना चाहिए, क्या वाई को जीरो नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना। बिल्कुल इसी तरीके से खुद ए का एडिटिव आइडेंटिटी जीरो मैट्रिक्स होता है, जीरो मैट्रिक्स होता है एडिटिव आइडेंटिटी। समझ में आया कि नहीं आया? क्या ये बात, क्या ये पिक्चर क्लियर है? अगर ये चीज यहाँ तक समझ में आती है तो फिर मैं समझाता हूँ सब्ट्रैक्शन कैसे फॉलो होता है। क्या सब्ट्रैक्शन एक ऑपरेशन है या फिर उसे एडिशन के फॉर्मेट में ही पढ़ा जाता है? तो देखो प्यारे बच्चों, उसको कैसे रीड करेंगे हम, एक मिनट। ओके, अब ठीक है, अभी ठीक है। हम्म, देखो बच्चों, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस कैसे पॉसिबल होगा। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस सेकंड पार्ट लेके चलते हैं हम। सेकंड जो है सिचुएशन ऑपरेशन की, वो क्या है, दैट इज सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन अकेले कोई ऑपरेटर नहीं है, इफ ऑर्डर इज सेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। सब्ट्रैक्शन का क्या कोई सिग्निफिकेंस है मैट्रिक्स के ऑपरेशंस में? इट इज नॉट अ सेपरेट ऑपरेटर, इट इज नॉट अ सेपरेट ऑपरेशन, इट इज फॉलोड थ्रू एडिशन। कैसे सर? कैसे? अब देखो, मैंने एक कोई मैट्रिक्स ले ली, लेट सपोज ए मैंने मैट्रिक्स ले ली बच्चों, सपोज करो 2 0 -3 4 1 2, ये मेरे पास कोई मैट्रिक्स है ना। और मैं बी मैट्रिक्स लिख लेता हूँ, बी मैट्रिक्स हमारे पास में आ जाती है, लेट सपोज बी मैट्रिक्स हमारे पास में आ जाती है -1 2 0 0 3 4 4 0 5, ये मेरे पास मैट्रिक्स है बी। समझना, अब मुझे परफॉर्म करना है ए माइनस बी। तो ए माइनस बी अकेला कोई अपने आप में ऑपरेटर नहीं है माइनस। इसको लिखेंगे कैसे? इसको ऐसे लिखेंगे, ए प्लस माइनस टाइम्स बी। अब उसके लिए आपको एक स्केलर से मल्टीप्लाई करने का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, वो मैं बताऊंगा। उसके बाद वापस इस पे आते हैं, तो मैं इसको अभी यहीं छोड़ता हूँ। मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर समझाता हूँ पहले, फिर इस पे आता हूँ मैं दोबारा। तो अपना जो थर्ड ऑपरेशन है मल्टीप्लीकेशन, application of a scalar to the matrix, to a given matrix। पहले ये पढ़ लो, फिर वापस सब्ट्रैक्शन पे चलते हैं। जैसे मान लो कि अगर मैंने k कोई एक स्केलर है और उसे मैट्रिक्स a से मल्टीप्लाई कर दिया, और a जो मैंने मैट्रिक्स ले ली है वो क्या ले ली है, कोई भी मैट्रिक्स ले लो, कोई जरूरी नहीं है उसका ऑर्डर कुछ फाइनाइट स्क्वायर टाइप ही हो। मैं ले लेता हूँ, लेट सपोज ABCDEF। समझ में आया? अब अगर मैंने ये मैट्रिक्स उठा लिया है, तो के का मतलब क्या हो गया कि के को मैं इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, ए बी सी। तो मल्टीप्लाई करने का सिग्निफिकेंस क्या होगा? मल्टीप्लाई करने का सिग्निफिकेंस ये होगा बच्चों कि के हर एलिमेंट से अंदर मल्टीप्लाई होगा। वो कैसे? बिल्कुल ऐसे, ये बनेगा के ए, के बी, के सी, के डी, के ई, के एफ। आया कि नहीं आया समझ में? इस तरीके से अभी समझ में आ गया कि किस तरीके से स्केलर मल्टीप्लाई किया जाता है। लेट सपोज के की वैल्यू मैंने एग्जांपल के लिए, के की वैल्यू मैंने एग्जांपल के लिए 2 रख ली, और ए कोई मैंने मैट्रिक्स ले ली उठा के, ले लेते हैं लेट सपोज 1 0 3 5 0 5 6 -2, लेट सपोज। तो के इंटू ए क्या बनने वाला है? के इंटू ए, 2 सबसे मल्टीप्लाई होगा, 2 0 6, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, एंड 2 2 जा -4। क्या ये बात समझ में आई बेटा?
अगर ये फंडामेंटल आप लोगों को समझ में आता है तो मैं आगे चलता हूँ। अब देखो नेक्स्ट आता है मेरे पास में, नेक्स्ट क्या आ रहा है, वही जो मैं माइनस बी के लिए फॉर्मेट बताने वाला था। ए मेरे पास में कितना था, 2 0 -3 4 1 2 3 3 6, ठीक है। अब इस ये यहाँ तो मैं प्लस ही लिखूंगा, और ये जो -1 था ये माइनस में अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या बन जाएगा 1 -2 0 0 -3 -4। क्या करने वाला हूं मैं, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करने वाला हूं। समझ में आई कि नहीं बात, इस -1 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा बी के अंदर, तो ये हो गया -3 -4 -4 0 -5। दिस विल बी माय पैटर्न। अब फाइनल आंसर क्या बनने वाला है हमारे पास, 2 और 1 हो जाएगा। मैंने कहा था कि जो पोजीशन है वो उसी पोजीशन के साथ ऐड होगी, तो 2 और 1 हो गया बच्चों 3, 0 और -2 हो गया -2, -3 और 0 हो गया -3, 4 और 0 हो गया 4, 1 और -3 हो गया -2, 2 और -4 हो गया -2, 3 और -4 हो गया -1, 3 और 0 हो गया 3, 6 और -5 हो गया 1। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से अपने को एडिशन और सब्ट्रैक्शन को लेके चलना है। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गई होगी। अब अपन आगे चलते हैं और आगे लेके आते हैं अपन आपके लिए मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कब पॉसिबल होता है। देखो मल्टीप्लीकेशन ऑफ दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करना है तो सबसे पहले समझना चीजों को, कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैट्रिक्स कब फॉलो होती है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, मान लो आपने एक मैट्रिक्स लिया, मैट्रिक्स आपने एक ले ली है, मैट्रिक्स आपने क्या ले ली है बच्चों, मैट्रिक्स हमने ले ली है यहाँ पे, मैंने ए मैट्रिक्स को ली है, और इस ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है लेट्स सपोज पी क्यू, और मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किसी दूसरी मैट्रिक्स बी से जिसका ऑर्डर है एम इंटू एन। समझ में आ रही बात, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ओनली पॉसिबल, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन, इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, it is possible only when, it is possible only when इसका कॉलम इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर हो। कहने का मतलब क्यू किसके बराबर हो जाए, एम के बराबर हो जाए। अगर नहीं होगा तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। अब हम आते हैं ऐसा क्यों हुआ। मान लो मैंने एक मैट्रिक्स ले ली है, और वो मैंने ले ली है बेटा 2x2 की मैट्रिक्स, और बी मैंने कोई मैट्रिक्स ले ली है, वो मैंने ले ली है 3x2 की मैट्रिक्स। समझना, इसका ऑर्डर कितना है 2x2, इसका ऑर्डर कितना है 3x2। अब आप देखो मैं मल्टीप्लिकेशन करने जा रहा हूँ, सोचना इज इट पॉसिबल कि मैं मल्टीप्लाई कर पाऊंगा। इसका a11 इसके a11 से मल्टीप्लाई हो गया, हो गया। इसका a12 इसके a21 से मल्टीप्लाई हो गया, b21 मान लो। लेकिन अब इसके पास तो तीसरा एलिमेंट ही नहीं है, ये किससे मल्टीप्लाई होगा, नहीं हो पाया ना। तो a इंटू बी नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं है पॉसिबल, क्योंकि ए का नंबर ऑफ जो रो है, कॉलम है, एज कॉलम, एज नंबर ऑफ कॉलम, एज नंबर ऑफ कॉलम, एज नंबर ऑफ कॉलम इज नॉट इक्वल टू बीज नंबर ऑफ रो। क्या ये बात समझ में आई कि ए के नंबर ऑफ कॉलम जो है बी के नंबर ऑफ रोज के बराबर नहीं है। अगर बराबर हो जाए तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो हम क्या ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं बेटा, बिल्कुल ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते, जैसे ए को मैंने ले लिया, ए मैंने ले लिया भैया, सपोज करो 2 0
3 1, लेट सपोज ये 2x2 की मैट्रिक्स है और मैंने बी आपसे यहाँ पे ले ली है 2 3 ले लिया लेट सपोज। इसकी ऑर्डर कितनी है 2,2, इसका ऑर्डर कितना है 2/1। यस और नो? दो रोज है, एक कॉलम है, क्या मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल, मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल। क्या मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो a इंटू बी बिल्कुल पॉसिबल है, और a इंटू बी कितना होने वाला है हमारे पास में? a इंटू बी कितना होने वाला है बच्चों? 2023 से मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई कैसे होगा ये इंपॉर्टेंट है। अब मल्टीप्लीकेशन के अपने अपने मेथड होते हैं, बट मैं जो बता रहा हूँ वो ध्यान से सुन लो। ए फर्स्ट रो, मेरे को क्या चाहिए भैया? मेरे को जो चाहिए, अब जब ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? इसके तो नंबर ऑफ रोज बचेंगे और इसके नंबर ऑफ कॉलम्स बचेंगे, ठीक है? वो कैसे? मैं जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो A11 आएगा ना भाई। मैं अगर बात करूं तुरंत रिजल्ट की बात करूं तो मेरा AB1 जिसको हम बोलेंगे AB11 वो कैसे मिलेगा? AB11 का मतलब समझते हो? AB11 का मैं इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। AB11 का मतलब है ए बी का, जो A इंटू बी करने जा रहे हैं उसका फर्स्ट एलिमेंट 1 एलिमेंट, वो कैसे मिलेगा? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तभी मिलेगा ना। तो चलो मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 4। कैसे मल्टीप्लाई होगा? 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे। बहुत बढ़िया, आगे देखो। और ये 0 मल्टीप्लाई होगा 3 से। क्या ये समझ में आया? तो अगर ये समझ में आ गया है तो फटाफट से देख लो, ये आ गया, प्लस लगाएंगे बीच में, प्लस लगाया बेटा, और ये 0 मल्टीप्लाई हो गया 3 से। ये फर्स्ट एलिमेंट आ गया AB11, क्लियर है? अब देखो बेटा, क्या मैं ए बी क्या मैं क्या मैं ए बी 1 2 निकाल सकता हूँ क्या? यानी कि फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, क्या इसके पास सेकंड कॉलम है? नहीं है। तो AB12 एग्जिस्ट करेगा क्या? AB12 एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। अब मेरे को चाहिए, अब जब AB12 एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो 13 भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब A2, अब देखो A का सेकंड रो अब इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे को AB21 मिलेगा। क्या ये एग्जिस्ट करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो रही है। तो मैंने 3 2 जा लिखा प्लस 1 3 जा लिखा, ठीक है? अब मैं आगे बोलता हूं, क्या AB22 पॉसिबल है क्या? यानी कि सेकंड रो सेकंड कॉलम है क्या? नहीं है। तो ये एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं करेगा। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, अगर ये एग्जिस्ट नहीं करने वाला है तो हम यहाँ क्या लिखने वाले हैं? हम लिख सकते हैं यहाँ पे, यही मेरा फाइनल आंसर हो गया। और फाइनल आंसर क्या बन गया? 2 2 जा 4, 4 प्लस 0 4, 3 2 जा 6, 6 प्लस 3 9। ये मेरा फाइनल रिजल्ट आ गया। कितनी रो है? 2। कितने कॉलम है? 1। तो इससे क्या पता चला कि मल्टीप्लाई होने के लिए, फॉर मल्टीप्लाई, फॉर गेटिंग मल्टीप्लाइड, फॉर गेटिंग मल्टीप्लाइड, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ A must be equal to number of rows of B, करेक्ट? ये चीज दिमाग में फिट कर लेना बच्चों, ये दिमाग में फिट कर लेना, ये बहुत नेसेसरी है, ये बहुत नेसेसरी है, मैंडेटरी है। समझ में आएगी नहीं ये बात? आफ्टर मल्टीप्लीकेशन, आफ्टर, आप दिख रहा है कि? चलो दिख रहा है। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर विल बी ए बी। अगर मैंने ए लिया है, ए का ऑर्डर एम एन लिया है, और बी का ऑर्डर पी क्यू लिया है, और एन पी के बराबर है, तो ऑर्डर हो जाएगा मेरा एम क्यू। समझ में आया? तो बच्चों आज तक के लिए इतना ही। अब इससे जुड़े हुए जो क्वेश्चंस हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं
और इस मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टीज है वो मैं अगली क्लास के अंदर स्पेशल मैट्रिक्स के साथ समझा दूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच इतना कोऑपरेट करने के लिए। हाँ, एक बात और, एक बात ये कि आप जरूर से जरूर हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। मेड जेई एक्स एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, वहीं आपको नोट्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल होंगे। मैं फिर से लिख देता हूँ, ये बहुत नेसेसरी इंपॉर्टेंट मैसेज है, ये बात ध्यान रखना। डाउनलोड करें मेड जेई एक्स ऐप फॉर नोट्स एंड डीपीपी। समझ में आई क्या बात? थैंक यू सो मच। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में और आपको बताएंगे कि थैंक यू सो मच बच्चों।